हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 28 दिसंबर 2022 को हुए एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सेट नंबर है 24। इससे पहले ऑलरेडी हमने 23 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप लोग सभी को पता होगा कि भारत की जो संसद बनता है वो राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से, ये तीनों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन। जबकि लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी डी। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन तमिलनाडु में की खालिस्तान बस्तियों को ऊर कहते थे। प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को ऊर कहते थे। व्यापारियों को, कुलीनों या अभिजातों को, खेतिहरों को, किसानों को या शिल्पकारों को। यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे ऊर जो कहा जाता था वो किसान जो थे ना, किसानों की जो बस्तियाँ होती थी, है ना, तो वहाँ पे उस समय ऊर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खेतिहर या किसान। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मुगल साम्राज्य के बारे में बात हो रहा है कि पतन हुआ था, उसके संदर्भ में बात करना हम लोग कर रहे हैं। फर्रुखसियार दिया हुआ है, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। इन लोगों को बताना है शासनकाल कब से कब तक रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्रुखसियार 1713 से लेकर के 1719 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए का 1713 से 1719 जो है ये आपका B2 में दिख रहा है। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे किसका, शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1759 से लेकर के 1816 तक रहता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बाकी हम बात करें अहमद शाह के बारे में। ठीक है, तो अहमद शाह के देखेंगे यहाँ पे, ये जो अहमद शाह है ये 1748 से लेकर के 1754 तक। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ में हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी आलमगीर जो द्वितीय है इनका शासनकाल चलता है 1754 से लेकर 1759 तक। तो थर्ड ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। तो मैच कर लीजिए, देखिए कौन सही हो रहा है। ए का 2 इधर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराधिकार की सदावाद प्रथा का अर्थ क्या है। ठीक है, सवाल क्या है, समझ में आया। उत्तराधिकार की सदावाद प्रथा का अर्थ है, क्या अर्थ है, पसंदीदा पुत्र को अपनी पिता के संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन करना, या सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए ज़रा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रथा है, सहस्राधिप जो प्रथा है ना, ये प्रथा का मतलब होता है कि पुत्रों के बीच संपत्ति का विभाजन। ठीक है, पुत्रों के बीच, सभी जितने पुत्र होते हैं सभी पुत्रों के बीच में संपत्ति या विरासत को क्या करना है, विभाजन की एक प्रथा थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, सभी पुत्रों के बीच विरासत की विभाजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम या फिर अभंग। तो ध्यान रखिएगा, मराठी में लिखे गए भक्ति भजनों को अभंग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मराठी के एक बहुत बड़े कवि संत थे, उनका नाम था नामदेव। क्या नाम था, नामदेव। ठीक है, इन्होंने देखेंगे कि कई अभंग माने कि जो भजन होते थे उन्होंने लिखे थे। ठीक है, ये नामदेव नाम के जो व्यक्ति थे, ये अभंग जो था यानी कि जो भजन है, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे थे, नामदेव नाम के जो व्यक्ति थे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सीधा सीधी कहने मतलब ये कि नामदेव मराठी भाषा से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए।
पहला दिया है 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों को विरोध किया। बी में दिया है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिकार पसंद किया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, कोई एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला भी कथन यहाँ पे सही है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित तंत्रों को विरोध किया था। ठीक है, ये सही है। और इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सही सुमेलित है? बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी को कहते थे। सद्र धार्मिक एवं धर्मांत किए गए जाने वाले को मंत्री को कहा जाता था। इक्तादार सैन्य कमांडर होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। कौन सा कथन यहाँ पे सही सुमेलित है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बख्शी होता था ये सैन्य भुगतान करता होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो पहला कथन सही है। इसके बाद है सद्र जो है, ठीक है, सद्र तो ये धार्मिक एवं धर्मांत किए जाने वाले मंत्री था, तो ये भी सही है। ठीक है, इस बात हम बात करें इक्तादार, तो इक्तादार कौन होता था? इक्तादार वे होते थे जो विजित प्रदेश यानी कि जो जीते गए प्रदेश होते थे ना, तो वहाँ पे सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये सैन्य कमांडर नहीं होगा, यहाँ पे गलत है ये। बाकी बात करें कोतवाल, तो कोतवाल ठीक है, ये नगर थाना अध्यक्ष होता था, यानी कि नगर का पुलिस अधिकारी होता था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था? बीघा, बेवर, या बेवर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, बैगा या फिर महल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झूम खेती या घुमंतु खेती या फिर स्लैश एंड बर्न, ठीक है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम के अलग अलग नाम है, एक ही नाम का अलग अलग रूप है। ठीक है, जैसे घुमंतु हो गया, घुमंतु खेती कह दें, झूम खेती कह दें, स्लैश एंड वर्न खेती कह दें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह दें, स्थानांतरित कृषि कह दें, ये सभी एक ही नाम का अलग अलग नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बेवर। ठीक है, ये बेवर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को बेवर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उन्नीसवीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। कथन ए में दिया है, 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। बी में दिया है, इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएँ और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे बी एक व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही है। इसकी एक अहम वजह यह थी, यानी किसी का डिफिनेशन बता रहा है यहाँ पे कि संचार के नए तरीकों जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों ए एवं बी को पढ़ें तथा सही उत्तर को चुनें। कथन ए में दिया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात को झेला था। 110% बात बिल्कुल सही है ना। आज स्कूलों से उन्हें निकाल दिया जाता था, बाहर बैठाया जाता था। ठीक है, बाय द वे एक पिक्चर भी आया था ना शायद, तो उस पिक्चर में देखे होंगे तो आपको पता होगा। कारण दिया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो देखिए, कारण ये नहीं था कि उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे इसलिए उनको बाहर बैठाया जाता था। ये तो रीजन व्याख्या तो सही कर ही नहीं रहा है ना, ये तो यहाँ पर ऐसे गलत हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये बात सही है, लेकिन उनकी वजह से उनको बाहर किया जाता था, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। राइट, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों
ए एवं आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण दिया है कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ठीक है, अब बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला दिया हुआ है ना कि ई रामास्वामी नायकर या जो कहें ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वाभिमान कहें या फिर आत्मसम्मान के लिए आंदोलन स्थापित किया था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किए थे, तो ये बात सही है यहाँ पे। ठीक है, जबकि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था, तो ये भी बात सही है। रीजन भी उसी का है, स्थापना करने के पीछे उद्देश्य ये था कि समाज में जातिगत भेदभाव को के खिलाफ संघर्ष करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चले जाएंगे। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को विरोध किया था? जैसे मांग था ना उनका पाकिस्तान अलग, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था, तो इसका विरोध किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फर खां, वीर सावरकर या मौलाना आज़ाद? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि मौलाना आज़ाद जी खुद एक मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत को विरोध किए थे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मौलाना आज़ाद जी ने कहे थे क्या मतलब इनका विरोध किए थे कि 2 राष्ट्र नहीं चाहिए, एक ही राष्ट्र हम लोग के लिए ठीक है ना। वो सभी धर्मों को एक जैसा मानते थे। मौलाना आज़ाद जी सभी धर्मों को एक जैसा मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा में दिया है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी अप्रतिरोधी यानी कि पैसिव आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जन साधारण में बड़ी संख्या में भाग लिया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी यानी पैसिव आंदोलन था, ये बात गलत है। इसमें सिपाहियों और जन साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कथन कौन सा गलत है, तो दूसरा कथन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला में दिया है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बी में दिया है, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, बताना है कौन सा कथन यहाँ से बात सही है असहायक संधि के रिस्पेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो कथन दिया है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये बात गलत है। भारतीय शासकों के पास ऐसा कुछ भी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये गलत है। बी में बात करें हम, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ा था, तो ये बात यहाँ पे सही है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पर युगों पर विचार करना है। इधर ग्रह दिया हुआ है और अपने अक्ष पर घूर्णन का इसका समय दिया हुआ है कि कितना समय लेता है। यूरेनस कितना समय ले रहा है, नेपच्यून कितना ले रहा है, ये नेपच्यून लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। शनि है और ये मंगल है। ठीक है, कौन कितना समय ले रहा है अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय ले रहा है, ये बात पूछा जा रहा है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा युग्म सही सुमेलित पूछा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यूरेनस ले रहा है, समय लेता है 17 घंटा 14 मिनट। 17 घंटा 14 मिनट ये सही है। ठीक है, यूरेनस कितना समय लेता है अपने इस पर घूमने में, 17 घंटा 14 मिनट। ठीक है,
बात करें हम नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून अपने अर्थ पर घूमने में जो समय लेता है वो लेता है 16 घंटा 7 मिनट, तो यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। शनि ग्रह जो है वो 10 घंटा 40 मिनट लेता है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला कथन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मंगल के बारे में बात करें तो लगभग ये 1 दिन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कथन गलत दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2 कथन यहाँ पे युग्म जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है। 2 में दिया, ऑप्शन 2 में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल एक जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि जो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा नहीं है। आप देखेंगे कि जहाँ पे स्थल पड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग लाइन की तरह से सब घूम जाता है ना। जिगजैग लाइन के बारे में सुने होंगे आप, तो ये सीधी रेखा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि ये सीधी रेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात कर ले हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय एवं स्थलीय दोनों से गुजरता है, नहीं, दोनों से नहीं गुजरता है, सिर्फ जलीय जगह से ये गुजरता है। बाकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करता है, तो यहाँ पे ये भी बात गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, लगभग इसी का अनुसरण करती है, क्योंकि वो लाइन थोड़ा सा ऐसे है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन भी सही है, बाकी यहाँ पे सारे गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण अब दिया है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन दिया है ना, कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, तो ये बात सही है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को 1/4 है, ये भी बात सही है। हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री में से 90 डिग्री 4 भागों में बांट सकते हैं, 90 डिग्री करके, ठीक है। तो 4 1/4 भाग ही होता है ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूरब की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो यानी कि 130 डिग्री 45 मिनट पूरब की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 139 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 139 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत का मानक रेखा। तो भारत का मानक रेखा कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये होता है। और ये दिया कितना है, 130 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा 57 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 57 डिग्री 15 मिनट। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 57 कर दे, 4 से गुना कर दे तो हो जाएगा ये 7 चौक 28 और 5 और 20 और 2 22, लगभग 228 मिनट। इसको जब हम घंटा में चेंज करेंगे तो 6 × 18 6 × 24 यानी कि लगभग 3 घंटा 6 × 18, ठीक है, और 48 मिनट, हाँ 3 घंटा 48 मिनट के आसपास आ जाएगा। आए बात समझ में। इसको जब चेंज करेंगे ना तो ये निकल जाएगा 3 घंटा और 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट। तो लमसम में देखेंगे तो ये 4 घंटा के आसपास आ जाएगा आपका, ठीक है, लगभग 4 घंटे आप क्या करेंगे, गंवाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्यों गंवाएंगे, सवाल ये भी है, अर्जित क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्लोब पर इंडिया इधर है और आपको जाना किधर है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। पूरब की तरफ जाना होता तो जोड़ देते,
लेकिन हमको जाना है पश्चिम की तरफ, क्योंकि जापान कहाँ है, पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लगभग 4 घंटा आप गंवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महासागरीय पर्वतपट्टी के मुख्य खनिज हैं। महासागरीय पर्वतपट्टी के मुख्य खनिज क्या है? मैग्नीशियम है, एल्यूमिना है या सिलिका है या फिर निकिल है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो देखेंगे महासागरीय पट्टी में वो मैग्नीशियम देखने को मिलेगा और साथ में सिलिका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिका महासागरीय पर्वतपट्टी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ से उसे बांज, एस, बीज के पेड़ और फिजेड़, मोनाल, पक्षी जी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरान किया होगा? वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा, कुछ ऐसा सवाल होगा, है ना। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे क्या मिला? बांज मिलता है, एस मिलता है, बीज के पेड़ मिलते हैं, फिजेड़ मिलते हैं, मोनाल, पक्षी मिलते हैं। तो बताना आपको कि वो किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और ये वन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं? सवाल है, किस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, टुंड्रा क्षेत्र में आपको सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। कथन आर में दिया है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा कि ये तो बिल्कुल सही है कि महासागर का जल लवणीय होता है या फिर खारा होता है, ये तो सही है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसमें बड़ी मात्रा में लवण घुले होते हैं। तो इसका मतलब कि दोनों कथन सही भी है और यहाँ पे व्याख्या भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है यहाँ पे लोयस। ठीक है, क्या कहा जाएगा? लोयस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब बालू के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं और बड़े क्षेत्र में जमा हो जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब बालू के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं और बड़े मात्रा में जमा हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, चाप झील कहते हैं, तटबंध कहते हैं या नदी मुहाना कहते हैं। तो आसान सा सवाल है, क्या होगा इसका आंसर बताइए? नदी मुहाना। 4 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको? नदी मुहाना कहते हैं ना। 4 नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए में दिया है ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। सी में दिया है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास है, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? शीतोष्ण मत जाइएगा। जब भी भूमध्य रेखा के बारे में बात करें, बार बार मैं कहता हूँ कि जब भूमध्य रेखा देना तो शीतोष्ण की तरफ कभी मत जाइए। ठीक है, और शंकुधारी भी ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये लगभग ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात में देखेंगे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा के बारे में बात हो रहा है, ये वन सघन होते हैं। तो सघन कहाँ होगा? जहाँ पे सालों भर क्या होती है? वर्षा होती है। सवाल को सिर्फ घुमा घुमा पूछा जा रहा है। सालों भर वर्षा होगी तो बताइए पर्णपाती होगा कि सदाबहार होगा? सदाबहार होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ है? देखिए, मैंने कई बार बताया कि सतत विकास का मतलब ये होता है ना कि आप डेवलपमेंट तो करें, विकास तो करें, लेकिन ऐसा करें कि भविष्य को बचाते हुए, भविष्य के चीज़ों को बचाते हुए। ऐसा ना हो कि हम विकास के चक्कर में भविष्य को ही बर्बाद करके रख दें, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना, है ना। तो विकास तो करना है लेकिन भविष्य को देखते हुए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है?
पहला में है क्या, मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ये बात तो सही हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे उतना उचित नहीं लग रहा। संसाधनों का सीमित उपयोग, ये भी हो सकता है, फिर उतना भी परफेक्ट नहीं है। अपने संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, हाँ ये हो सकता है। सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, तो भविष्य में के लिए बचाना। देखिए ये लगभग सारे पॉइंट्स इसी में इंक्लूड दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग बिल्कुल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण भी कर रहे हैं, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर रहे हैं, जितना आवश्यकता उतना ही उपयोग कर रहे हैं, फालतू जो उपयोग नहीं कर रहे हैं, और भविष्य के लिए हम लोग क्या करें, बचा भी रहे हैं। ठीक है, ये सतत विकास का सबसे बेस्ट डिफिनेशन हो गया, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको टीन। ठीक है, टीन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक होता है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, चीन जो है वो सीसा, सुरमा और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल के कीटों से बचा जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बह न जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। ठीक है, पानी को रोकने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ये सीढ़ीनुमा जो खेती होता है ना, जैसे कि ये कोई इस तरीके से कोई पर्वत है, तो हम इस पर खेती करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, किस तरीके से खेती बनाते हैं इस तरीके से, ताकि इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीढ़ीनुमा खेती। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनना है आपको और बताना है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, यानी कौन होती हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सिर्फ सही होगा, बाकी यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं, सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं, कार्यपालक हिंदी बोल सकते हैं, पार्षद कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इजी है, इजी सवाल है, क्या कहते हैं इसे, पार्षद। ठीक है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी, याद है किसी को, 74 में, कितना, 74 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रियों को जो नियुक्त करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। और ध्यान रखिएगा, जो अन्य मंत्रियों का जो नियुक्ति किया जाता है ये मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सलाह देते हैं, उसके बाद फिर राज्यपाल उसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए दिया है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कारण है, छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों की खरीदारी के लिए साहूकारों से कर्ज लेने पड़ते हैं, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है जो पहला कथन है वो दूसरा क्या है, पहला कथन का दूसरा जो दिया वो रीजन दिया, व्याख्या कर रहा है ना। और यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, तो पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है और रीजन भी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये हमारे देश की पीड़ा है। ठीक है, कि आज भी छोटे जो किसान हैं वो देखेंगे कि साहूकारों के चंगुल में फंस जा रहे हैं और कर्ज लेकर के देखेंगे कि चुका नहीं पाते और अंत में आत्महत्या कर लेते हैं, या अपनी ज़मीन को उस साहूकार को बेचना पड़ता है, देना पड़ जाता है। तो ये समस्याएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है,
भारत में सरकार के एक अधीन स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? आप देखेंगे भारत में जो सरकार है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो क्या कारण है? समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना यानी कि संतुष्ट करना, या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी होना। ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समुदायों की बड़ी संख्या, हमारे देश में समुदायों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुस्तरीय सरकार देखने को मिलता है। तो भारत में बहुस्तरीय सरकार होने का मुख्य कारण क्या है? समुदायों की भिन्नता एवं विशाल संख्या का होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं लेकर के आया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।